अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। कभी कभी सिर्फ डोमेन और रेंज एमसीक्यूज में पूछते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डोमेन और रेंज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की याद हो। उसके बाद आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए कि भाई, या निकालनी आनी चाहिए कि भाई इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी। प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं किसको हैं? वो वैल्यू जो फंक्शन के पीरियड के अंदर लाए करे या उसकी प्रिंसिपल एंगल के अंदर लाए करे, जो इंटरवल दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन का उसके अंदर लाए करे, ऐसी एंगल को आप कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज याद करने, फिर इनवर्स के जो फार्मूले आपके पास शीट्स में, वो आपने फर्स्ट ईयर में कोचिंग में भी पढ़े होंगे, काफ़ी आपको याद होंगे, पर जो नहीं याद वो याद कर लें, क्योंकि कभी कभी कोई एमसीक्यू आ जाता है उन फार्मूला पर, तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे अगर आपको फार्मूला याद होगा। तो हम डिस्कस करते हैं द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये रिवर्स होता है बेटा, ओरिजिनल फंक्शन के रिवर्स हो जाता है। इसका डोमेन देखें, आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है -1 से लेकर +1 तक होती है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसकी जो रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक कोई भी एंगल मिल सकती है। -π/2 +π/2 क्यों? क्योंकि अगर आप प्लेन बनाएं तो देखें, ये पॉजिटिव है साइन का और ये नेगेटिव है। यहाँ पर है π/2 और यहाँ पर है -π/2, तो यहाँ से कोई भी एंगल मिल सकती है आपको साइन की। बाकी ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है ना। तो अब जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है वो इसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से cos इनवर्स ऑफ x में भी डोमेन इसका सेम है, -1 से लेकर +1 तक, पर इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर π तक। अब cos में चेक करें, क्योंकि cos में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए अब cos का अगर आप निकालेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये साइन का है। अगर आप cos का निकालेंगे तो ये यहाँ पर एंगल होती है 0 और यहाँ पर एंगल होती है π, तो मीन्स 0 से लेकर π तक। तो 0 से लेकर π तक, ठीक है ना, दैट इज द रेंज ऑफ द कोसाइन। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स ऑफ x है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x में आपके पास डोमेन कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, या ओपन इंटरवल में -∞ से लेकर +∞ तक, ओपन इंटरवल में -∞ से लेकर +∞ तक। और इसकी जो रेंज है -π/2 और +π/2 के बीच में आ सकती है। ना -π/2 आएगी ना +π/2, क्योंकि -π/2 पर भी इन्फिनिटी है, +π/2 पर भी इन्फिनिटी है। इसके बीच में कोई सी भी वैल्यू आप पुट करें आपको मिल सकती है। आपको कोई सा भी डोमेन पुट करें, आपके जो एंगल मिलेगी वो -π/2 और +π/2 के बीच में होगी। मीन्स अगर आप इसको ओपन इंटरवल में डिफाइन करें तो बेटा, अगर आप इसको ओपन इंटरवल में डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे -π/2 टू +π/2। सही है बेटा, क्योंकि π/2 और -π/2 दोनों पर डिफाइंड नहीं है इनवर्स फंक्शन में टेंजेंट। बाकी इसकी जो भी आपको एंगल है वो मिल सकती है, सिर्फ π/2 नहीं मिलेगी और -π/2 नहीं मिलेगी। इसी तरीके से काट इनवर्स की भी डोमेन -∞ और +∞ ओपन इंटरवल में इसके बीच में, मीन्स कोई सा भी आप नंबर आप पुट कर सकते हो काट इनवर्स में, और इसकी जो रेंज मिलेगी वो 0 और π के बिटवीन होगी, 0 और π के बिटवीन में। ना 0 मिलेगी ना π, क्योंकि काट इनवर्स में आपको बस 0 भी नहीं मिलेगा और π भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इन्फिनिटी पर आता है, ये दोनों इन्फिनिटी पर आता है। इसी मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ये फर्स्ट पॉजिटिव है काट के लिए और ये नेगेटिव है, तो 0 से लेकर π तक, 0 इन्फिनिटी पर मिलता है, π भी इन्फिनिटी पर मिलता है, तो मीन्स ये दोनों नहीं मिलेंगी, इसके बीच की जो भी रिजल्ट है वो मिलेगी आपको। मीन्स काट का जो डोमेन होगा -∞ और +∞ के बीच में ओपन इंटरवल में, और इसकी जो रेंज है वो ओपन इंटरवल में 0 से लेकर π तक, ओपन इंटरवल में 0 से लेकर π तक। ठीक है, और ये बेटा ये है क्लोज इंटरवल में, -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है ना, और ये 0 से लेकर π तक क्लोज इंटरवल में।
इसी के बाद अब है सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स में -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज नहीं आती। याद है आपको डोमेन अगर सेक का मैंने लिखा था तो उसमें -1 और 1 के बीच में आपको वैल्यू नहीं मिलती। तो इसका अगर इनवर्स फंक्शन में डोमेन निकालें तो -∞ ओपन में लिखेंगे -1 तक यूनियन और 1 से लेकर +∞ तक, 1 से लेकर +∞ तक ये इसका डोमेन होगा। और इसकी जो रेंज होगी बेटा क्लोज इंटरवल में 0, ओपन π/2, ये कहलाता है सेमी इंटरवल। क्या कहलाता है बेटा? सेमी इंटरवल। तो ये 0 to π/2 यूनियन और ये π से 3π/2 तक, π से 3π/2 तक। इज इट क्लियर? 3π/2 भी नहीं आएगी, यहां पर ओपन होगा 3π/, ये 3π/2 पर भी इंफिनिटी है, π/2 पर भी इंफिनिटी है, तो ये दोनों एंगल्स नहीं मिलेंगे आपको, सही है ना। उसके बाद एक y = कोसेक इनवर्स ऑफ x। कोसेक इनवर्स ऑफ x की भी डोमेन सेम है, -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞ पर ओपन में, क्योंकि इंफिनिटी आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो रेंज होगा -π to -π/2 यूनियन 0 to π/2, ना 0 मिलेगी ना -π। ये दो एंगल्स आपको इंफिनिटी पर मिलती हैं। इसके बीच में आप कोई सी भी एंगल मिल सकती है और इसके बीच में आपसे कोई सी भी एंगल मिल सकती है। π/2 भी मिल सकती है, -π/2 भी मिल सकती है, पर -π और 0 नहीं मिलेगी क्योंकि ये ओपन है, क्योंकि ये ओपन है। इज इट क्लियर? Okay, so now we discuss some MCQs. The first MCQ is the principal value of sin inverse of -√3/2। अब इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, -π/2, -π/3, -π/4, -π/6। अब पहले ये बताएं आपके पास √3/2 किस एंगल पर मिलता है? 60 पर। 60 मीन्स π/3, 60 मीन्स π/3 पर अगर माइनस दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा -π/3। अब -π/3 देखें इसमें आएगा या नहीं, साइन की में -π/3 इसमें आएगा, क्योंकि ये -π/2 to +π/2, तो -π/3 मीन द ऑप्शन नंबर बी। सही। सेकेंड एमसीक्यू में √cos थीटा, मल्टीप्लीकेशन में √cos थीटा, फिर मल्टीप्लीकेशन में √cos थीटा एंड कंटिन्यू है, ये इक्वल है 1 के। बताएं थीटा की वैल्यू कौन सी पर इसकी रिजल्ट आपके पास 1 आएगी? दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें बताएं थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? nπ/2, 2nπ, nπ। अब नोट करें, अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो पाई पर क्या मिलेगा? -1। तो -1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 90 पर 0 होता है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 90 पर 0, 270 पर भी 0। अगर आप 2nπ, n की वैल्यू 1 रखें, 2π पर आपको 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालते जाएंगे, जितने भी 1 के स्क्वायर रूट निकालेंगे आंसर 1 आएगा। 0 रखें तो ये पूरी एंगल 0 हो जाएगी, 0 रखेंगे एंगल तो आपके पास तब भी आंसर 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट आप निकालते जाएंगे, जितने भी स्क्वायर रूट निकाले आंसर 1 आएगा। अगर आप -1 रखें तो -2π, कोसाइन ऑफ -2π पर भी 1 वैल्यू मिलती है, और इसका स्क्वायर रूट भी 1 का निकालते जाएंगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगी। मींस द राइट आंसर क्या होगा इसका? सही है बेटा। इसके बाद है, अब इस एमसीक्यू में कहता है इस टाइप के एमसीक्यू सारे करना बेटा। जो प्रैक्टिस शीट आपके पास अवेलेबल है उसमें इस टाइप के जो भी एमसीक्यूज हैं वो आप सारे कर रहे हैं। इसमें साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 ये निकालें आप। इसके 2-3 तरीके हैं जिस वजह से आपको इजी लगे। इसमें क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 किस पर मिलता है बेटा? 45 पर। अब साइन 45 की डिग्री अगेन 1/√2, अगेन 1/√2। कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 किस पर कितना मिलता है बेटा? इसकी यहाँ से जो एंगल मिलेगी, यहाँ से जो एंगल मिलेगी π/4 मिलेगी, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। बहुत ही इजी है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ cos 7π/6। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर ध्यान दें। cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, 7π/6 बेसिकली कितना होता है? π/6 होता है 30, 37 is 210, मीन्स कोसाइन ऑफ 210 डिग्री पहले निकाल लें। इस 210 को निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिखें, कोसाइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 180 पर फंक्शन सेम होता है, दैट इज इक्वल टू द कोसाइन 30 डिग्री।
ठीक है। अब 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसीलिए माइनस कोसाइन 30 डिग्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसका हमें cos इनवर्स निकालना है, इसका हमें cos इनवर्स निकालना, माइनस है तो माइनस बाहर। इनवर्स फंक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कौन सी एंगल पर मिलेगा बेटा? 30 डिग्री पर, मीन्स π/6 माइनस π/6। अब प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, कोसाइन की जो रेंज है, अब यहाँ पर अगर आप दोबारा देखें कोसाइन की जो रेंज है 0 से लेकर पाई तक, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस π/6 कितना होता है बेटा? ये होता है माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक है ना, तो 180 मीन्स पाई से ये माइनस कर दें π/6, तो कितना मिल जाएगा बेटा? 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई इज 5 π/6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से आपको रिजल्ट निकालिए कि इसकी रिजल्ट आपको क्या मिल रही है। तो इसकी जो रिजल्ट मिल रही थी cos 210 डिग्री हो रहा था, इसको हमने 180 प्लस 30 कर दिया, ये हो गया माइनस cos 30 डिग्री के, इसकी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और यहां से इसका जो आंसर आया माइनस π/6, माइनस π/6 इज माइनस 30 डिग्री। हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस π/6 इज 5 π/6। इसी तरीके से नेक्स्ट है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बता रही। तो cos इनवर्स 1/2 कौन सी एंगल पर है बेटा? 1/2 π/6 पर, 5 नंबर एमसीक्यू में। cos इनवर्स 1/2 है प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, सही है। तो cos इनवर्स 1/2 होता है π/3 60 पर, प्लस 2 सेम sin इनवर्स 1/2 होता है 30 पर, मीन्स π/6 पर, 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम्स, π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 कितना होगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 2 π/3, 2 π/3 मीन द ऑप्शन नंबर डी, सही है। उसके बाद है टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, यहां से टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा इस पर वैल्यू निकालेंगे तो -1, टेन और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साइन थीटा की वैल्यू -1/5 पॉसिबल है, ये करेक्ट है। cos थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, पॉसिबल है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 20 हो सकती है क्योंकि इसकी रेंज यानी रियल नंबर है, पर सेक थीटा की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, मींस सी। क्यों? इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा की जो वैल्यू है उसकी रेंज थी -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर +∞ तक। अब देखें इसमें 1/2 नहीं आता, 1/2 मीन 0.5, तो ये 0.5 1 से कम हो जाएगा, ये वैल्यूज नहीं आएगी, तो मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग। इज इट क्लियर? मीन तो ऑप्शन नंबर सी। द पीरियड ऑफ sin x प्लस cos x। नोट करें बेटा, जब दो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों के पीरियड ऐड नहीं होंगे, दोनों के पीरियड ऐड नहीं होंगे। sin x का पीरियड कितना होता है? sin x का पीरियड होता है 2 पाई, cos x का पीरियड भी 2 पाई, इन दोनों का पीरियड भी 2 पाई ही रहेगा, दोनों का पीरियड 2 पाई ही रहेगा। ऐसे नहीं पीरियड आप ऐड कर दें, पीरियड ऐड नहीं होंगे। अगर sin x का पीरियड 2 पाई है प्लस में cos x का पीरियड भी 2 पाई है, तो जनरली दोनों का पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई, सही है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे होता sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अगर इसका पीरियड आपको बताना है, आपको पता है कि sin स्क्वायर x का पीरियड पाई होता है, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। cos स्क्वायर x का भी पीरियड पाई होता है, इसका भी पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, तो इस कंप्लीट का पीरियड कितना होगा बेटा? पाई। कंप्लीट का पीरियड कितना होगा? पाई, सही। मिसाल के तौर पर अगर इस तरीके से है
कि एक है साइन ऑफ x अपॉन 2 प्लस में टेंजेंट x, इसका आपको पीरियड बताना है, पीरियड इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना बेटा, साइन x अपॉन 2 प्लस टेंजेंट, तो इसका पीरियड कितना होता है x अपॉन 2, इसको आप 2 पाई के इक्वल करें तो ये हो जाएगा, यहां पर अगर मैं रखूं 2x क्योंकि यहां जनरली दोनों का अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2 पाई, 2 में कैंसिल, x इज इक्वल टू पाई, और यहां पर टेंजेंट x का पीरियड भी कितना होता है पाई। अगर दोनों का सेम पीरियड आ रहा है तो जनरली दोनों का पीरियड सेम ही कहलाएगा पाई, पर अगर दोनों का डिफरेंट पीरियड आ रहा है, यहां से निकालें पीरियड डिफरेंट, यहां से निकालें पीरियड डिफरेंट, तो सम का पीरियड हम नहीं निकाल सकते, तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसे कहूं कि द पीरियड ऑफ साइन x प्लस टेंजेंट x, अब साइन x का पीरियड कितना होता है बेटा 2 पाई, और टेन x का पीरियड कितना होता है पाई, तो अब दोनों का पीरियड नहीं निकलेगा, तो इनका पीरियड क्या हो जाएगा, इज अनडिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, अगर आपको 75 डिग्री या 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले आप 15 डिग्री की वैल्यूज निकालें, कैसे निकालेंगे, मिसाल के तौर पर अगर है साइन 15 डिग्री, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस पर अल्फा माइनस बीटा वाला यूज करें फार्मूला, साइन 45 डिग्री साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वैल्यूज पुट करें, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, माइनस कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 30 डिग्री इज 1 अपॉन 2, 2 स्क्वायर रूट 2 दोनों में एलसीएम हो जाएगी, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, इट मीन्स साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू मिली दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से अगर आप cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस पर फार्मूला लगाएं cos अल्फा माइनस बीटा वाला, दैट इज इक्वल टू द कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, अब वैल्यू पुट कर दें, cos 45 डिग्री 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, cos 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, प्लस साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 30 डिग्री इज 1 अपॉन 2, 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, इट मीन्स कोसाइन 15 डिग्री की जो वैल्यू मिली हमें दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नोट कर लें साइन 15 और कोसाइन 15 डिग्री की वैल्यू सेम है, जस्ट साइन में नेगेटिव आता है, कोसाइन में पॉजिटिव आता है, साइन चेंज होती है बस, देखिए बाकी फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट दोनों का सेम है, तो जब भी आपको साइन और कोसाइन की वैल्यूज अगर सेम है, प्लस माइनस का डिसीजन लेना हो तो माइनस साइन के साथ आती है, क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, माइनस हमेशा साइन में आ जाती है। अगर आपके पास साइन और कोसाइन की वैल्यू मिल गई, अगर ये दो वैल्यू आपने याद कर ली तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई सी भी वैल्यू निकालना। मिसाल के तौर पर साइन 75 डिग्री है, अगर हम साइन 75 डिग्री निकाल रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये 75 हो जाएगा। 90 पर फंक्शन चेंज होता है, दैट इज इक्वल टू द कोसाइन 15 डिग्री। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि 90 माइनस 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है इसीलिए कॉस भी पॉजिटिव, कोसाइन 15 डिग्री, ठीक है। अब कोसाइन 15 डिग्री की हमारे पास वैल्यू याद है, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, मीन द
स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, इसको हम डी को कहते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. So square root of 3 plus 1 divided by 2 square root means the option number B. सही है. अगर मिसाल के तौर पर आपको टेंजेंट की निकालनी है, साइन और कोसाइन की अगर आपको याद है तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1. अगर आपको cot 15 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1. इज इट क्लियर बेटा? इस टाइप की आप एमसीक्यू सॉल्व करें, ज्यादातर आप इस टाइप के वैल्यू सॉल्व करें. ज्यादातर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एमसीक्यू इस टाइप के जितने भी प्रैक्टिस शीट में अवेलेबल हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू वाले और डोमेन वाले, प्रिंसिपल वैल्यू वाले, डोमेन वाले, ये जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप एमसीक्यू सारे करें प्रैक्टिस शीट में से. तो क्योंकि मोस्टली चांसेस इनका होता है डोमेन और रेंज का और प्रिंसिपल वैल्यू का, तो इसका मोस्टली चांसेस ज़्यादातर इसमें से एमसीक्यू आता है. तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपका इंशाल्लाह एमसीक्यू हो जाएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द एंटर. थैंक यू ऑल. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री का एक और डिस्कस करेंगे और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. इसमें क्या होता है बेटा कि अगर सॉल्यूशन राइट एंगल है या सॉल्यूशन ऑब्लिक ट्रायंगल है, वैसे ट्रायंगल को सोल्व करने के क्या मेथड्स हैं, क्या फार्मूला हैं और उनके एरिया कैसे मालूम किए जाते हैं, उन पर कौन से लॉज लगते हैं. तो आज की क्लास में हम 3 लॉज डिस्कस करेंगे और उन पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे. और बाकी जो भी लॉज हैं या जो भी फार्मूला हैं वो मैंने जो शीट अपलोड की है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें वो सारे फार्मूला मेंशन है. वो आपको फार्मूले वाली शीट याद करनी पड़ेगी. काफ़ी सारे आपको याद होंगे, जो नहीं हो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फार्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे. नोट कर लें बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूले और रेडियस वाले, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का रेडियस क्या है, ई सर्किल का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, और इंस्क्राइबिंग द ट्रायंगल वो कैसे मालूम करते हैं, उसका रेडियस कैसे मालूम करें इन सर्किल. तो ये सारे आपको फार्मूला याद होंगे तो फिर आप इजीली सोल्व करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आता है ऑब्लिक ट्रायंगल. ऑब्लिक ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो उसको आप ऑब्लिक ट्रायंगल कहेंगे. अ ट्रायंगल व्हिच इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्लिक ट्रायंगल. ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है उसको हम ऑब्लिक ट्रायंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन ABC, अल्फा बीटा गामा, A अपोजिट साइड, B अपोजिट साइड, C अपोजिट साइड. ये स्ट्रक्चर आपको ज़हन में होना चाहिए. ठीक है बेटा? अब अगर मैं नोट करें बेटा, अगर मैं साइड A और B ले रहा हूँ तो इसकी जो गामा जो एंगल है वो इंक्लूडेड होंगी और अल्फा और बीटा नॉन इंक्लूडेड मींस बाय. अगर मैं साइड B और C ले रहा हूं तो अल्फा जो है वो इंक्लूडेड होंगी, बाकी बीटा और गामा नॉन इंक्लूडेड. अगर मैं साइड A और C ले रहा हूं तो बीटा इंक्लूडेड एंगल, बाकी गामा और अल्फा नॉन इंक्लूडेड एंगल. तो जो डायरेक्शन हो एंगल साइड्स के लिहाज से उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. अगर AC है तो बीटा, अगर AB है तो C रिमेनिंग है, C के एंगल अल्फा गामा होती है. अगर BC है, A रिमेनिंग है, A के एंगल अल्फा होती है, वो इंक्लूडेड एंगल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन लॉ. साइन लॉ इज डिफाइंड एज A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा. ये साइन लॉ है, इसकी डेरिवेशन भी कोचिंग क्लासेस में होती है. इसके 3 फॉर्मेट हैं, इसमें से 3 रिलेशन निकलते हैं. A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा, A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा और B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा. देखिए इसमें क्या आपके पास है, 2 एंगल्स हैं, 2 साइड्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स आपके पास गिवन होंगे तो आप मालूम कर लें. दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन वी हैव टू फाइंड अ साइड. जब आपको एक साइड मालूम करनी हो, आइदर A B या C, आइदर A B या C. अगर एक साइड आपको मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल A साइड मालूम करनी है, आपके पास 2 एंगल और एक साइड गिवन होनी चाहिए. 2 एंगल और एक साइड, तो आपके पास गिवन क्या होना चाहिए? 2 एंगल्स एंड 1 साइड. जब आपको एक साइड मालूम करनी है, जब आपको एक साइड मालूम करनी है तो गिवन 2 एंगल्स होनी चाहिए और एक साइड, कोई सी भी 2 एंगल. अगर ये 2 एंगल गिवन है
और साइड आपके पास ए गिवन है, तो आप थर्ड एंगल इजीली मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास कोई सी भी दो एंगल गिवन हो, कोई सी भी दो एंगल गिवन हो, तो थर्ड एंगल आप मालूम कर लेंगे। अगर तीनों एंगल्स मिल गई तो फिर आप जो भी साइड गिवन होगी उसके हिसाब से वो फार्मूला यूज करें। अगर ए गिवन है तो ये यूज करें या ये वाला, अगर बी गिवन है तो दिस वन और दिस वन, अगर सी गिवन है तो इन दोनों रिलेशन में। ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको एंगल मालूम करनी है, एंगल मालूम करने के लिए आपको दो साइडें गिवन होनी चाहिए, दो साइड्स गिवन होनी चाहिए एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल, और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन होगी तब भी आप साइन लॉ यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर बी और सी आपके पास गिवन है, बी और सी आपके पास गिवन है, तो एंगल बीटा या गामा होने चाहिए। बी और सी के लिहाज से बीटा और गामा नॉन इंक्लूडेड एंगल, बी और सी के लिहाज से एंगल बीटा और गामा नॉन इंक्लूडेड एंगल्स हैं, तो या बीटा गिवन हो या गामा गिवन। अगर आपके पास दो साइड्स एक ए और सी गिवन है, एंगल अल्फा होनी चाहिए या गामा होनी चाहिए। ए और सी के लिहाज से अल्फा और गामा नॉन इंक्लूडेड एंगल्स हैं, तो एक कोई सी भी नॉन इंक्लूडेड एंगल हो। अगर आपके पास साइड ए और बी गिवन है तो या अल्फा या बीटा गिवन हो। ए और बी के लिहाज से अल्फा और बीटा नॉन इंक्लूडेड एंगल्स हैं, कोई भी एक गिवन हो तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो। सही। इसके बाद जो सेकंड लॉ आता है दैट इज द कोसाइन लॉ, दैट इज द कोसाइन लॉ। अब यही हम कोसाइन लॉ पर डिस्कस करेंगे। इस कोसाइन लॉ का फार्मूला बेटा ए स्क्वायर, फार्मूला भी इजी है, ए स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड्स का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी। कोसाइन फंक्शन आता है इसमें, ए के साथ एंगल अल्फा होती है तो अल्फा। इसी तरीके से अगर बी स्क्वायर का फार्मूला बनाए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। अब बी के साथ बीटा एंगल होती है तो कोसाइन बीटा। इसी तरीके से सी स्क्वायर है तो इसकी रिमेनिंग दो साइड्स ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सी के साथ एंगल गामा होती है तो कोसाइन गामा। सही। इसी फार्मूले को मैं रीअरेंज करके अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये टर्म इस साइड आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा और ये 2bc डिवीजन में आ जाएगा, 2bc डिवीजन मींस अल्फा इज इक्वल टू द कोसाइन इनवर्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर अल्फा है तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, बीटा है तो बी स्क्वायर, गामा है तो सी स्क्वायर। ठीक है। और ये दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। कोई भी एक साइड, आइदर ए आइदर बी आइदर सी, कोई भी एक साइड मालूम करनी, तो आपके पास गिवन क्या होना चाहिए, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। बीसी के लिहाज से अल्फा इंक्लूडेड एंगल है, एसी के लिहाज से बीटा इंक्लूडेड एंगल है, AB के लिहाज से गामा इंक्लूडेड एंगल है। दो साइड्स और अगर एक इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे अगर हमें थर्ड साइड रिक्वायर्ड है। पर अगर एक एंगल रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पर अल्फा बीटा या गामा, कोई भी एंगल, तो इसके लिए आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, गिवन ऑल साइड्स आर गिवन। नाउ द थर्ड लॉ दैट इज द टेंजेंट लॉ। अब इन दोनों को मिक्स करके, दोनों फार्मूलेस को मिक्स करके एक और लॉ बनाया जाता है, वो कहलाता है टेंजेंट लॉ। अब टेंजेंट लॉ की जरूरत नहीं पड़ती, पर कैलकुलेशन कहीं कहीं पर इजी हो जाती है, इसीलिए हम टेंजेंट लॉ भी यूज कर सकते हैं, पर साइन और कोसाइन में से ज्यादातर सॉल्यूशन हो जाता है। तो टेंजेंट लॉ की ट्रिक याद करने की बेटा देखें, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फा के लिहाज से ए साइड है, बीटा के लिहाज से बी है, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस। इसी के लिहाज से अगर आप बीटा के लिहाज से बनाएं, टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस गामा अपॉन 2, टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस गामा अपॉन 2, तो बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। और लास्ट में टेंजेंट ऑफ गामा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ गामा प्लस अल्फा अपॉन सी माइनस ए अपॉन सी प्लस। इसका ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव ऊपर दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव ऊपर दोनों नेगेटिव नीचे, ये भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं रीअरेंज करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी माइनस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ गामा प्लस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ
गामा माइनस एल्फा अपान 2। तो दोनों नेगेटिव डिनोमिनेटर में, पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव। अगर गामा है तो सी, माइनस एल्फा है तो ए, गामा है तो सी प्लस एल्फा है तो ए। इसी तरीके से बीटा और एल्फा के लिहाज। तो ये फार्मूला नोट करें बेटा, आप याद करें मोस्टली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले हैं साइड्स के लिहाज से वो याद करें। हीरोज फार्मूला हो गया और डिफरेंट एरियाज और रेडियस के फार्मूले यूज करें। जैसे सबसे पहले सर्कम सर्किल का जो रेडियस है, सर्कम सर्किल का रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूला है सर्कम सर्किल का। कौन सा बेटा? सर्कम सर्किल के रेडियस का, सर्कम रेडियस, इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा है स्मॉल आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस। ये है इन रेडियस, इन सर्किल का, इन रेडियस। सर्कम सर्किल की डेफिनेशन बनाएं तो ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के वर्टाइसिस को टच करे, ट्रायंगल के वर्टाइसिस को टच करे, ये है सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल बेटा देखें, ये है सर्कम सर्किल और इसका सर्कम रेडियस कैपिटल आर, और ये किस, इसका फार्मूला है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी साइड्स हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डिफरेंट फार्मूले। और यहाँ पर इन रेडियस को स्मॉल आर से, इन रेडियस मीन्स ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल की साइड्स को टच करे, मीन्स सर्किल के अंदर बने, ठीक है ना बेटा। तो ये है इन रेडियस और ऐसे सर्किल को कहा जाता है, इसको आप कहेंगे कैपिटल आर और ये जो रेडियस होगा स्मॉल आर, ये है इन सर्किल, ठीक है बेटा। इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। एक होता है ई सर्किल, उसके 3 फार्मूले हैं। R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, और R3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। ये 3 फार्मूले हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये इसको आप कहते हैं ई सर्किल, और रेडियस ई सर्किल का अगर आप रेडियस बनाएं, किस तरीके से बनाएंगे? मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल की एक साइड को सर्किल टच करे एक्सटर्नली तो कुछ इस तरीके से बेटा देंगे। तो ये हो जाएगा रेडियस R1। अगर साइड A है तो R1, अगर इसी तरीके से यहां से भी सर्किल बनेगा, यहां से भी सर्किल बनेगा। अगर साइड्स डिफरेंट होगी तो तीनों रेडियस डिफरेंट, अगर इक्विलेटरल होगा तो तीनों रेडियस सेम, तीनों रेडियस सेम। तो इसके 3 फार्मूले हैं, क्योंकि 3 साइड्स तीनों डिफरेंट होंगी तो उसके लिहाज से R1, R2 और R3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब फार्मूला तीनों साइड्स आपके पास गिवन हो तो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दैट इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला, दैट इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, इसमें एस क्या है बेटा? एस इज सेमी पेरीमीटर एंड दैट इज फॉर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर, एस क्या है बेटा? सेमी पेरीमीटर। इज इट क्लियर? और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये इसका बेस है तो ये इसका क्या होगा बेटा? एल्टीट्यूड होगा, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। सही है? तो हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ द बेस
ए बी सी, और यहाँ पर अगर मैं डी कर दूं तो मीन्स दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ द बेस, बेस मीन्स द ए बी इंटू एल्टीट्यूड इज सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के भी फार्मूले याद करें। तो इन ये नोट करें बेटा, इसके बाद हम इसके जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, सो वी कंटिन्यू द एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर नंबर 12। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू में कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर ऑफ द लेंथ ईच साइड इज पी। एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड पी है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ क्या होगा, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, तीनों साइड्स आपके पास गिवन हो, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है बेटा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों साइड्स के। अब सब साइड्स पी है, सारी साइड्स पी है, तो ये 1 2 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एस, सब में एस है तो एस माइनस सबकी साइड पी है, कितने फैक्टर्स हैं, 3 है, तो एस, एस माइनस पी होल क्यूब, एस, एस माइनस पी होल क्यूब, चेक कर ले, एस, एस माइनस पी होल क्यूब मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही है। दूसरे में कह रहा है साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 cos बीटा 1/√2, देन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा यहां से निकाल लें, अल्फा का हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, कौन सी एंगल पर होता है बेटा, 60 डिग्री पर, सही है ना, और cos बीटा 1/√2 कितना होता है, 45 डिग्री पर, तो बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री, दोनों का सम करें 60 और 45 105 डिग्री। इजी है, इस तरीके से आप निकालेंगे जब भी आपको निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स एंड हाइट इज 5 यूनिट, बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ द बेस, बेस इज 5 एंड द बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड हाइट इज 5, सिंप्लीफाई करें तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 means the right answer is option number C. Calculate the smallest angle with sides of length 4 cm, 4 square root 3 cm, 8 cm. नोट करें, अगर आपको स्मॉलेस्ट साइड चाहिए तो आप स्मॉलेस्ट साइड सबसे पहले वैल्यू देखेंगे कौन सी है, ये ए, मिसाल के तौर ये ए बी सी, सबसे पहले देखें स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी है, ए, अगर लार्जेस्ट चाहिए तो हम लार्जेस्ट वाली लेंगे, अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो स्मॉल। 3 साइड्स गिवन है, एंगल मालूम करने के लिए आपको कोसाइन लॉ यूज करना पड़ेगा, अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर लार्जेस्ट चाहिए तो लार्जेस्ट वैल्यू चेक कर लेंगे, जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके लिए। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम स्मॉलेस्ट ए के लिहाज से यूज करेंगे, ए के लिहाज से फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, तो कोसाइन इनवर्स ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 प्लस सी स्क्वायर 64 माइनस ए स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी सी, 2 8 द 16, 16 4 द 64 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 64 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्दर इसको सोल्व करें, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोसाइन इनवर्स ऑफ 48 and 64 112 minus 16 is 96 divided by 64 square root of 3। 16 का टेबल लगाएंगे बेटा या 32 का टेबल लगाएं, 32 का टेबल यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, तो मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसाइन इनवर्स ऑफ
और इसको आप लिखें, एक ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसमें कैंसिल करेंगे तो बाकी बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवीजन में 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कितनी होता है बेटा, कौन सी एंगल होती है, 30 डिग्री पर, तो दैट इज इक्वल टू द 30 डिग्री, मीन द ऑप्शन नंबर द स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 डिग्री। तो बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज इफ ट्राइंगल ऑफ बेस 6 यूनिट्स, ट्राइंगल का बेस कितना है बेटा, 6 यूनिट्स है। एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है, 6 यूनिट्स। दूसरा क्या कहता है, हैज द सेम एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6, जिसका एरिया सेम है जो सर्किल का एरिया है जिसका रेडियस 6 है। अब एरिया ऑफ सर्किल कैसे मालूम करते हैं बेटा, एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास गिवन है 6 है, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 पाई। अब जो सर्किल का एरिया है वही ट्राइंगल का एरिया है। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 36 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है बेटा 6 और एल्टीट्यूड आपको मालूम करना है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आपको मालूम करना है। तो ये टेबल लगा ले, 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम्स, 3 का टेबल 36 पर 12 टाइम्स, तो एरिया इज इक्वल टू 12 पाई। एरिया इज इक्वल टू 12 पाई, मीन द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों लेंथ्स ट्रायंगल की इक्वल हैं जो x है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 3x²/4, सो आर क्या होता है बेटा, सर्कम सर्किल का रेडियस होता है, सर्कम सर्किल का रेडियस होता है, वो किसके इक्वल होगा। तो इस आर का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू ABC/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें डेटा पुट करें, ABC आपके पास x है तो R इज इक्वल टू x मीन्स x³ डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x²/4। तो 4 में कैंसिल, x² x इस पावर में कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास होगा x/√3, x/√3 means the ABC/4 times of area of triangle. Area of triangle is square root of 3x²/4, 4 cancel, x² cancel, x/√3. So D is, if I make D is x/√3, x/√3. ठीक है बेटा। The next is if the angle of a triangle are in the ratio 1:1:2, then the largest angle is, अब टोटल कितना होता है, सम 180 डिग्री होता है, तो इसका रेशियो 1:1:2। तो अगर मैं ऐसे कहूँ 45 डिग्री कामा 45 डिग्री कामा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ना 1:1:2, क्योंकि ये ट्वाइस हो जाएगी। तो अब लार्जेस्ट एंगल कौन सी हो गई बेटा इसमें, 90 डिग्री। तो द लार्जेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। 45 का टेबल लगाएंगे ना, 1 और यहाँ पर 2 टाइम। द नेक्स्ट इज फॉर अ ट्राइंगल अल्फा 60 डिग्री बीटा 30 डिग्री और बी 5a, फाइंड ए मालूम करनी है आपको। 2 एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो आप साइन लॉ यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, इसमें क्या है बेटा, अल्फा गिवन है 60 डिग्री और बीटा गिवन है 30 डिग्री, बी आपके पास 5a, ए बताना है आपको क्या होगा। तो इसका फार्मूला है बेटा A/sin अल्फा इज इक्वल टू B/sin बीटा। इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, ए की वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो ए सेम रहेगा, बी की वैल्यू 5 है, साइन अल्फा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन बीटा साइन 30 डिग्री इज 1/2, 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 स्क्वायर रूट ऑफ, ए की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर रूट ऑफ, मीन्स द
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बेटा हाफ एंगल फार्मूला है साइन ऑफ C/2 इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो ये फार्मूला इसका होगा, ये जो आप फार्मूले आपके पास गिवन भी हैं, मैं आपको अगर फार्मूला डिफाइन करूं, अगर इनके फार्मूले आपके पास गिवन भी हैं तो जो भी आपके पास शीट में हाफ एंगल के फार्मूले हैं वो नोट कर लें, वो सारे याद कर लें, क्योंकि हाफ एंगल फार्मूला का भी MCQ आ सकता है कभी कभी। ठीक है ना, तो जो शीट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये MCQs डिस्कस किए, इससे रिलेटेड MCQs आपके पास प्रैक्टिस शीट में है, वो सोल्व करें। जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सोल्व कराए हैं। सो यहाँ तक आप नोट करें। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटर का फंक्शंस ऑन एन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन फंक्शन की क्या होती है, फंक्शन की अगर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू हमें मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे, फंक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं जो फंक्शन के बारे में। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आती होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ए सेट में अगर 2 मेंबर हैं A, B और बी सेट में मेंबर है C, D, अगर मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होगी A, C, A, D, B, C और B, D। ये हो गई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन है एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B is called binary relation from A to B। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B है तो बाइनरी रिलेशन A to B, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A से लेकर A तक है तो बाइनरी रिलेशन भी A से लेकर A तक। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स निकालेंगे उतने बाइनरी रिलेशंस। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि A सेट है जिसके मेंबर्स हैं X और Y और B सेट है जिसके मेंबर्स हैं जस्ट एक Z मेंबर है। अगर हमें A to B बाइनरी रिलेशन चाहिए तो कैसे मालूम करेंगे बेटा? A to B, इसके लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें X, Z और दूसरा होगा Y, Z। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब अगर इसकी हम सबसेट्स निकालें, सबसेट्स का फार्मूला है 2 पावर n, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट्स। कितने सबसेट्स बन गए बेटा? 4 सबसेट। अब जितने सबसेट्स उतने बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले सबसेट जो होता है नल सेट, तो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन नल सेट, फिर सेकंड बाइनरी रिलेशन सिंगल ऑर्डर्ड पेयर X, Z, फिर थर्ड बाइनरी रिलेशन हो गया Y, Z और फाइनली फोर्थ जो बाइनरी रिलेशन होगा वो होगा X, Z और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है Y, ये 4 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे नल सेट, फिर सिंगल ऑर्डर्ड पेयर के लिहाज से, फिर फाइनली 2 ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरीके से हम सबसेट्स जैसे निकालते थे सेट में, अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के अगर हम सबसेट्स निकालेंगे तो ये बाइनरी रिलेशंस के लिए। उसके बाद जो डेफिनेशन आती है डोमेन और रेंज की। डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द all the ordered pair in a binary relation, the set of first components of all the ordered pairs in a binary relation, in a binary relation is called domain, is called
domain of binary relation. And second component is called, and इसको मैं कंटिन्यू करता हूं डेफिनेशन में. सेकेंड कंपोनेंट्स, set of second components is called range of the binary relation. Domain range of the binary relation. तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन में कहता हूँ डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन आर. तो दोनों डेफिनेशंस कंबाइन हो गई. The set of first components of all the ordered pair in a binary relation is called domain of binary relation, and set of second components is called range of the binary relation. तो ordered pair में जो first component इसका सेट निकालेंगे तो डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट का सेट बनाएंगे तो रेंज. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कार्टेशियन बाइनरी रिलेशन है, मैं कहता हूँ एक बाइनरी रिलेशन है, इसमें है 1,5 2,6 7,8 एंड 9,10. तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? अगर मैं इसमें से डोमेन निकालूं तो इसका जो डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनाए 1 2 7 9 1 2 7 9, और इसकी जो रेंज होगी बेटा सेकंड कंपोनेंट 5 6 8 9 5 6 8 और 10 8 और 10. फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनाएंगे तो डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट का अगर आप सेट बनाएंगे तो रेंज कहलाएगी. इसके बाद जो डेफिनेशन आती है फंक्शन की, फंक्शन क्या कहता है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स and R be a binary relation, R be a binary relation from A to B, then R is said to be a function if. तो ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन तब होगा इफ, अगर आप इसका डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन इक्वल टू ए, ये फर्स्ट कंडीशन है. अगर आप डोमेन निकालें तो वो ए के इक्वल हो, और इसकी सेकंड कंडीशन है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मेक यूनिक image with set B. ए का जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, उनका अगर आप इमेज बनाएं तो सिंगल बनना चाहिए. मिसाल के तौर पर मैं कहूं अगर हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी. ए सेट के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 और बी सेट के जो मेंबर्स हैं 4 6 8. अब अगर ये बाइनरी रिलेशन है और मैं इसको अगर आप डिफाइन करूं 1 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ, तो देखें ये फंक्शन है या नहीं. 1 भी एलिमेंट इमेज बना रहा है, 2 भी एलिमेंट इमेज बना रहा है, 3 भी एलिमेंट इमेज बना रहा है. हर एलिमेंट डोमेन का इमेज बना रहा है, तो इसका अगर आप डोमेन निकालेंगे तो 1 2 3 जो ए के इक्वल होगा. और सेकंड कंडीशन है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट हों वो हर एलिमेंट एक इमेज बनाए. 1 का सिर्फ एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज. तो लिहाजा ये क्या होगा बेटा? फंक्शन होगा. अगर आप इसी तरीके से दूसरा सेट बनाएं, सी एक सेट है जिसमें मेंबर्स हैं 2 4 6, एक डी है जिसमें मेंबर्स हैं 3 5 7. अब ये बाइनरी रिलेशन से हमारे पास ये R1 ये बाइनरी रिलेशन. अब हमें अगर इसको डिफाइन करें, 2 का इमेज 5, 4 का 3, 6 का 7 और 2 का इमेज 7 के साथ. अब देखें हर एलिमेंट डोमेन का जो है वो इमेज बना रहा है,
तो मीन्स अगर इसका डोमेन निकालेंगे तो 2 4 6 मिलेगा जो सी के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन है कि हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए। 4 का एक ही इमेज है, 6 का एक ही इमेज है, पर आप अगर एलिमेंट 2 को देखें तो एलिमेंट 2 के 2 इमेज है, एक 2 का 5 के साथ है, दूसरा 2 का 7 के साथ है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट के 2 इमेज हो उसको आप फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए मेक यूनिक, एक ही इमेज होना चाहिए, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और लूं 1 2 3 4 6, 1 का इमेज 4 के साथ, 2 का इमेज 6 के साथ और 4 का इमेज 8 के साथ। अब इसमें चेक करें बेटा, 1 का भी इमेज है, 2 का इमेज है, 4 का है, पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज ही नहीं है। तो हर डोमेन का एलिमेंट इमेज बनाना चाहिए, तो यहाँ पर 3 का इमेज नहीं बन रहा, लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब इस रिलेशन में चेक करें, डोमेन जो है 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, तो डोमेन 1 2 3 जो G के इक्वल है, पर 1 का इमेज भी 5 के साथ है, 2 का भी 5 के साथ है, 3 का भी 5 के साथ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हर एलिमेंट का सिंगल इमेज है, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज है और हर एलिमेंट इमेज बना रहा है, लिहाजा ये भी फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन होगा R1 और R4, R2 और R3 फंक्शन नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फंक्शन को लिखने का मेथड क्या है बेटा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हम फंक्शन को लिखते हैं। इस फंक्शन की हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसकी हम अलजेब्रा लिखते हैं। नंबर फर्स्ट है f प्लस जी, f प्लस जी मीन्स ये फंक्शन 2 ऐड हो रहे हैं, तो इसको आप दोनों का डोमेन देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f प्लस जी ऑफ x, मतलब f प्लस जी दोनों का डोमेन क्या है, x है। इसको आप फर्दर दोनों को सेपरेट डोमेन देना चाहो, ये f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। सही है। अब अगर सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे होगा, f माइनस जी का मतलब है f माइनस जी, इन दोनों का एक डोमेन है x, अगर सेम है तो ये f ऑफ x होगा माइनस जी। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बेटा f इंटू जी, दोनों का डोमेन होगा x, सेपरेट डोमेन देंगे तो f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ x। अगर डिवीजन में है तो f अपॉन जी, f अपॉन जी दोनों का डोमेन अगर सेम है तो x, सो दैट इज इक्वल टू बेटा f ऑफ x डिवाइडेड बाय g of x comma g of x is must not equal to 0, denominator is not equal। अगर कोई कांस्टेंट है, मीन्स अगर c कोई कांस्टेंट है तो दैट इज इक्वल टू cf, दोनों अगर इसका डोमेन x दे तो हमेशा नोट करें कांस्टेंट का कोई डोमेन नहीं होता, तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और f of x comma for all c is any scalar, c belongs to any real number and it is a scalar, it is a scalar। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर scalar, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से फंक्शन को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। अगर हमें फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी हो तो कैसे, मिसाल के तौर पर एग्जांपल, अगर हमें कहता है कि भाई f ऑफ x जो है वो है 2x प्लस 5k, देन f ऑफ 2 बताओ क्या होगा, f ऑफ 2 बताओ क्या होगा, तो जस्ट f ऑफ 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू। पर अगर ऐसे पूछता है, फॉर एग्जांपल कहता है कि भाई f ऑफ x बराबर है इक्वल है 5x प्लस 3 के, सच दैट
सच दैट एफ ऑफ -1 इक्वल टू ए 2k। एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है? 2k। तो बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस, यहां पर अगर मैं कांस्टेंट देता हूं c, देन c इक्वल टू व्हाट? देन c इक्वल टू व्हाट? तो बताओ c किसके इक्वल होगा? अगर f ऑफ -1 आपके पास ये कंडीशन गिवन है 2 के इक्वल है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर f ऑफ -1 रखेंगे। f ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ -1 प्लस c। f ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे बेटा, दैट इज 2। ये हो जाएगा -5 प्लस c, -5 इस साइड आएगा तो +5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 7। इस तरीके से आप कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हो। देन उसके बाद इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और नाइदर फंक्शन। इवन फंक्शन, बेसिक डेफिनेशन है, इवन फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन अगर जिसमें अगर आप x को रिप्लेस करें -x से तो फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े और वो दोबारा सेम फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन को इवन कहेंगे। अगर माइनस का फर्क पड़ता है तो उसको आप ऑड कहेंगे। अगर कोई दूसरी रिजल्ट मिलती है तो नाइदर। तो इवन फंक्शन की क्या कंडीशन है बेटा? f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। दूसरा है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हो -x के, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो -f ऑफ x आनी चाहिए, -f ऑफ x। और नाइदर में क्या होगा? मीन्स f ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू +-f ऑफ x। ना ही इवन हो ना ही ऑड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर। चेक करना है कि ये इवन है, ऑड है या नाइदर है। अब अगर x को मैं -x रख दूंगा तो मेरे पास ये दोबारा सेम फंक्शन आएगा या डिफरेंट आएगा? देखते हैं। 5/2 x की जगह -x इसका स्क्वायर, -x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास दोबारा सेम +x स्क्वायर आ जाएगा। 5/2 सेम, ये +x स्क्वायर। अगर आपके पास फंक्शन दोबारा सेम मिलता है तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा बेटा? इवन। तो ये इवन फंक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 5 प्लस x पावर 7। अब चेक करें ये क्या हुआ? तो अगर आप x को रिप्लेस करें -x से, -x होल पावर 5 प्लस -x होल पावर 7, पावर ऑड होगा तो माइनस बाहर आएगी, तो ये हो जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -x पावर 5, ये माइनस बाहर आएगी तो प्लस इंटू माइनस -x पावर 7। अब देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिला आपको। जब ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिलेगा तो इट मींस दैट इज नॉट इक्वल टू द f ऑफ x। उसके बाद अगर ये इवन नहीं है तो ऑड के लिए जस्ट आप माइनस साइन कॉमन लेंगे। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगी x पावर 5 प्लस x पावर 7। अब आप चेक करें कि ये जो ब्रैकेट में जो रिजल्ट बची है ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है, तो मींस ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? f ऑफ -x दैट इज इक्वल टू माइनस ये कंप्लीट f ऑफ x के इक्वल है। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की? ऑड वाली। ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की? ऑड वाली। अगर कंडीशन ऑड वाली सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा? ऑड। अगर पावर ऑड है, एक टर्म है आपके पास, एक टर्म में अगर पावर ऑड है तो वो हमेशा ऑड फंक्शन कहलाएगा। अगर पावर इवन है, एक ही टर्म है, तो आपके पास हमेशा इवन फंक्शन ही कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इवन फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 6। अगर दो x स्क्वायर भी इवन, x पावर 6 भी इवन, तो दोनों का सम भी इवन होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन भी इवन होगी। मीन्स 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 8, दोनों की सब्ट्रैक्शन भी इवन होगी, क्योंकि पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगी, सेम फंक्शन मिलेगा। और अगर मैं इसमें ऑड फंक्शन को डिफाइन करूं तो ये हो जाएगा x क्यूब
नंबर सेकंड x पावर 7 प्लस x पावर 3। देखिए अगर दोनों टर्म्स आड है पावर में तो दोनों का रिजल्ट भी आड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड 2x क्यूब माइनस 3x पावर 5, पावर आड है तो दोनों ये भी आड मिलेगा, यहां से भी आड मिलेगा, तो टोटल सब्ट्रैक्शन या एडिशन वो भी आपके पास आड ही आएगी। 1/3x क्यूब ये भी आड मिलेगा, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। नंबर 6 पर अगर ऐसे है बेटा 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x पावर 9, 2x पावर 9। अब इसमें अगर चेक करें ये भी आड है ये भी आड है, मीन्स न्यूमरेटर इसका आड मिलेगा, डिनोमिनेटर ये भी आड है ये भी आड है, डिनोमिनेटर भी आड मिलेगा। अगर न्यूमरेटर आड डिनोमिनेटर में भी आड तो माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो कंप्लीट फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा, ये कंप्लीट इवन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। इज इट क्लियर? यहाँ तक नोट करें बेटा, इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट वन अनदर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में आपके पास किस तरीके से डिफाइंड होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी डायरेक्टली डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूं, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस है। तो इसका कंपोजिट फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है एफ कंपोजिट जी इज कॉल्ड एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी, इसको आप कहते हैं एफ कंपोजिट जी। अगर जी कंपोजिट एफ है तो इज कॉल्ड जी कंपोजिट एफ। अगर एफ कंपोजिट एफ है तो इज कॉल्ड एफ कंपोजिट एफ। सही है ना बेटा? पर ये डिफाइन करें तो हम किसके इक्वल होगा, तो एफ कंपोजिट जी जो डिफाइन होगा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। एफ ऑफ मीन्स जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अगर आप दूसरा जी कंपोजिट एफ डिफाइन करें तो ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। और अगर थर्ड में एफ कंपोजिट एफ डिफाइन करें दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो अगर आपको कंपोजिट फंक्शन किसी फंक्शन का मालूम करना है तो कैसे मालूम करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एफ कंपोजिट एफ एंड जी कंपोजिट। इसको अच्छे तरीके से देखें बेटा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एफ कंपोजिट जी, इसको डिफाइन करें, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, 2x प्लस 1। अब x की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह आप रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 सेम x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम, प्लस 1 सेम, तो ये हो जाएगा एफ कंपोजिट जी, दैट इज एफ कंपोजिट जी। सेकंड में है जी कंपोजिट एफ। अगर आपको जी कंपोजिट एफ डिफाइन करना है तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले एफ ऑफ एक्स रख लें, तो दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x प्लस 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर आप यहां पर जी ऑफ एक्स को डिफाइन करें, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, एक्स स्क्वायर के।
तो अब आप x की जगह क्या रिप्लेस करोगे बेटा, 2x प्लस 1। क्या रिप्लेस करोगे, 2x प्लस 1। x की जगह अगर मैं 2x प्लस 1 रखूं तो 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड में f कंपोजिट f मालूम करते हो, f कंपोजिट f मालूम करते हो, तो ये हो जाएगा f ऑफ, फिर ब्रैकेट में f ऑफ x इसका डोमेन। अब अगर इसमें आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करें तो f ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, 2x प्लस 1। सही है। तो दोबारा यहां पर फंक्शन लिखें, f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x प्लस 1। अब x की जगह क्या रखेंगे, 2x प्लस 1। x की जगह 2x प्लस 1, तो 2 सेम, x की जगह हम रखेंगे 2x प्लस 1 और ये प्लस 1 सेम। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा 4x प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3। सही। नंबर 4 में है, अगर आपको g कंपोजिट g मालूम करना है तो ये होगा g ऑफ x। तो g ऑफ x किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। ठीक है बेटा। अब आप यहां पर g ऑफ x डिफाइन करें, g ऑफ x x स्क्वायर के। अब x की जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर। x की जगह आप x स्क्वायर रखेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू x पावर 4। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिजल्ट मालूम करनी होती, अगर इनकी रिजल्ट मालूम करनी होती किसी पॉइंट पर, किसी वैल्यू पर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि f ऑफ x है 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x इक्वल है 1 माइनस 3x, देन फाइंड f कंपोजिट g ऑफ -2। f कंपोजिट g ऑफ -2, इसका ये मतलब है कि पहले आप f कंपोजिट g मालूम कर लो, फिर उसका जो डोमेन है आप -2 पुट करो, उसका डोमेन -2 पुट करो। पहले हम f कंपोजिट g मालूम कर लेते हैं। f कंपोजिट g इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ x के। तो g ऑफ x की वैल्यू रखें बेटा, g ऑफ x किसके इक्वल है, 1 माइनस 3x। सही है। अब g ऑफ x को डिफाइन करें, f ऑफ x, क्योंकि यहां पर f है तो f ऑफ x को डिफाइन करें। f ऑफ x किसके इक्वल है, 3x प्लस 2 के, 3x प्लस 2। अब आप इस x की जगह 1 माइनस 3x रखोगे। क्या रखोगे, 1 माइनस 3x पुट कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3x और उसके बाद प्लस 2 सेम। सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस 9x प्लस 2, प्लस 2 और प्लस 3 हो जाएगा 5 माइनस 9x, 5 माइनस 9x, 5 माइनस। अब आपको डोमेन कितना पुट करना है, -2, तो इसमें डोमेन पुट कर दें जस्ट -2, तो 5 माइनस 9 x की जगह -2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 2 9 18, 5 एंड 18 इज 23। इस तरीके से सबसे पहले आपने f कंपोजिट g मालूम किया, g ऑफ x लिख दिया 1 माइनस 3x, फिर आपने फंक्शन f ऑफ x को डिफाइन किया। x की जगह आप 1 माइनस 3x रखेंगे, 3 सेम, x की जगह 1 माइनस 3x प्लस 2 सेम, इसको सिंप्लीफाई कर लिया 5 माइनस 9x। अब आपको डोमेन जो है -2 है तो -2 पुट करना है, जो भी डोमेन होगा वो पुट करके कंपोजिट फंक्शन। इस तरीके के आज आप कंपोजिट फंक्शन के वैल्यूज निकाल सकते हो। एक और टॉपिक है इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो ये नोट करें, इसके बाद इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है, y इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन है, तो x किसके इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू द f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। डोमेन रेंज हो जाएगी और रेंज डोमेन हो जाएगी। अब ये फाइंड करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स अगर हमें मालूम करना है तो सबसे पहले आप f ऑफ x को y रख दो, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3।
अब इसमें से आप x की वैल्यू मालूम करो, x की वैल्यू मालूम करोगे तो +3 यहाँ पर आएगा -3 और 2 डिवाइड हो जाएगा, मीन्स y -3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। अब ये जो x है ये इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब डोमेन आप रिप्लेस कर दोगे x से, तो इट मीन्स f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x -3, आप y को रिप्लेस करोगे x से, x -3 डिवाइडेड बाय 2, ये कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल करूं, कहता हूं कि y f ऑफ x इक्वल है, f ऑफ x इक्वल टू 1 - 3x अपॉन 2, 1 - 3x अपॉन। अब अगर हमें मालूम करना है देन फाइंड f इनवर्स मालूम करना है पर -1 पर। किस पर बेटा, -1 पर। पहले तो इनवर्स फंक्शन मालूम करेंगे, फिर उसमें डोमेन क्या पुट करेंगे, -1। तो y इक्वल टू 1 - 3x डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करें, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इक्वल टू 1 - 3x। x की वैल्यू मालूम करें, -3x को इस साइड लेकर आए, 2y को इस साइड, तो 3x इज इक्वल टू 1 - 2y, x इज इक्वल टू 1 - 2y डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। आप यहाँ इसको इनवर्स फंक्शन वाले फॉर्मेट में लिखें, f इनवर्स ऑफ x, अब y को रिप्लेस कर दें x से, तो ये इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए किस पर, आपको चाहिए -1 पर, तो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस, 2 1 = 2, 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1। f इनवर्स ऑफ -1 आपको क्या मिला, 1। सही। इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल f ऑफ x है 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ x -5, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x। अगर हमें इसका इनवर्स मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले y लिख दें, y इक्वल टू 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -5। सिंप्लीफाई करें बेटा, -5 को इस साइड लेकर आए, +5, तो ये हो जाएगा y + 5 इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ x। 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, तो मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x किसके इक्वल होगा, सो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स ऑफ y + 5 और 2 डिवाइड हो जाएगा। सही। स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y + 5 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सही ना, पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दिए, 3 का 9, 2 का 4 और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x के। तो ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब अगर इसी इनवर्स की आपको किसी पॉइंट पर जो वैल्यू चाहिए तो आप पुट कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि f इनवर्स ऑफ, अगर मुझे चाहिए -2 पर, तो 9 यहाँ पर -2 + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 -2 + 5 कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 9 = 81 डिवाइडेड बाय। इस तरीके से आप इनवर्स फंक्शन मालूम। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम इनवर्स फंक्शन के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस पर हम फंक्शन की MCQs कर रहे हैं। यहाँ तक नोट करें। Okay, बेटा, so now we are discussing about the MCQs. The first MCQ में कहता है कि f of x equal है 2x + c एंड f of 4 इक्वल है 2k। बताओ इसमें जो c है ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप f of 4 निकालें, इसमें पुट करें, f of 4 जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 मीन्स 8 + c। तो f of 4 की जो वैल्यू है आपके पास 2 है, दैट इज इक्वल टू 8 + c। 8 इस साइड आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, -6। तो c इज इक्वल टू -6 मीन्स ऑप्शन बी। सेकंड में f of x स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, f इनवर्स निकालना है पर -1 का। पहले इसका f इनवर्स निकाल लें। इनवर्स निकालने के लिए आपको इसको y के इक्वल लिखना होगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, +1 इस साइड आएगा तो -1, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू y -1। स्क्वायरिंग करें
x इज इक्वल टू वाई माइनस वन होल स्क्वायर, तो मीन्स एफ इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वन होल स्क्वायर। अब किस पर चाहिए आपको, -1 पर चाहिए, तो -1 पुट कर दें, एफ इनवर्स ऑफ -1 होल स्क्वायर, टोटल -2 होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा +4, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इसमें थर्ड में एफ ऑफ एक्स 2x है और जी ऑफ एक्स भी 2 है, जी ऑफ एक्स 2 है, एफ ऑफ एक्स 2x के इक्वल और जी ऑफ एक्स 2 के, देन एफ कंपोजिट जी निकालना है हम, एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी किसके इक्वल होगा बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स आपके पास कितना है, 2 है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 2x। अब x की जगह 2 पुट कर दें तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4, इसका रिजल्ट आएगा 4, मीन द ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2 जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको मालूम करना है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, सब्ट्रैक्शन करनी है। एफ माइनस जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, 3x माइनस 2, फिर माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 प्लस 4 प्लस के 2 बचेंगे। देख लें, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मीन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द फंक्शन g ऑफ x 2/3x स्क्वायर इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर फंक्शन। एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था अगर पावर इवन है तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इवन फंक्शन। नाउ इस MCQ नंबर 6 में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x कौन सा फंक्शन होता है। नोट कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ x हमेशा इवन फंक्शन कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। ये मैग्नीट्यूड फंक्शन है, ये हमेशा इवन फंक्शन होता है, क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स रखें तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। सेकंड में फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर तक, एफ ऑफ एक्स 2x है, एफ इनवर्स एक्स बताना है, तो इस एफ ऑफ एक्स में से आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है। निकालते हैं बेटा, तो y इक्वल है 2x के, y इक्वल है 2x के, तो x की वैल्यू हो जाएगी y/2, तो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा x/2, x/2 मीन्स ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। सही है। अब गिवन डेट में फंक्शन आपके पास गिवन है f इनवर्स ऑफ x, इसका भी f इनवर्स मालूम करना है, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ये x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 सबसे पहले डिवाइड हो रहा था, ये हो जाएगा 2y माइनस 4, लेफ्ट पर आएगा तो प्लस 4 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। एफ इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कौन सा था बेटा, दैट इज y इक्वल टू 3x, MCQ नंबर 8 और ये 7 और ये 6। उसके बाद है 9 में फंक्शन गिवन है, इसमें भी एफ इनवर्स मालूम करना है पर 2 का, एफ इनवर्स मालूम करना है पर 2 का। और फंक्शन किसके इक्वल है बेटा, फंक्शन को अगर आप y लिखें, y इक्वल है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इसमें से अगर आप x सिंप्लीफाई करें, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से इज इक्वल टू x माइनस 2, y मल्टीप्लाई कर दें, yx प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2। दोनों टर्म्स को लेफ्ट पर लेकर आए, yx प्लस 2y और माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x वाले टर्म में से x कॉमन लें, बाकी टर्म्स को आप राइट साइड पर लेकर आए, या इसमें इस स्टेप में या ऐसे करें, x को लेफ्ट पर लेकर आए और y वाले टर्म्स को राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2y हो जाएगा माइनस 2y और ये माइनस 2 sin। इसमें से x कॉमन ले ले, बाकी क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू और ये x कॉमन
इज इक्वल टू -2y -2। अब ये x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 2y -2 डिवाइडेड बाय y -1। सही है, ये इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। मीन्स f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो गया, -2x -2 डिवाइडेड बाय x -1। इसमें आपको क्या करना था, इनवर्स मालूम करना है पर 2 पर, तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दें। अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, या 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -2, x की जगह 2 -1, तो ये +1 हो जाएगा और टोटली आंसर कितना बनेगा, -6 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। सही है। इस वाले एमसीक्यू में f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x गिवन है, f कंपोजिट g का इनवर्स निकालना है। किस पर, 2 पर। पहले f कंपोजिट g मालूम करेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे किस पर, 2 पर। तो पहले f कंपोजिट g इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, दैट इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल है बेटा, x + 1। अब f ऑफ x में x की जगह रखेंगे x + 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x + 1 और +2 सेम। तो फाइनली f कंपोजिट g किसके इक्वल हो गया बेटा, f कंपोजिट g हो गया x + 3 के, +1 और +2, x + 3। अब इसको y के इक्वल कर लें, y इज इक्वल टू x + 3। अब इसमें से x की वैल्यू निकालें, +3 इस साइड आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी y -3। ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू x -3। अब इस इनवर्स फंक्शन में कितना चाहिए आपको, 2 पर चाहिए, तो f इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 - 1 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1 2 - 3 -1। सो ऑप्शन नंबर डी इज -1। अगर इसको हम -1 कर दें तो डी राइट। एक बार दोबारा चेक कर ले बेटा, x + 2 x + 1, f कंपोजिट g f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x की जगह आपने x + 1 रख दिया, फिर f ऑफ x में x की जगह आप रिप्लेस करेंगे x + 1, तो यहाँ पर x + 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, x + 3। ये f कंपोजिट g है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इसको y के इक्वल करें, y = x + 3। इसमें से x की वैल्यू निकालें, x की जो वैल्यू होगी y प्लस का 3 इस साइड आएगा, तो -3 y -3। x जो है अब ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -3 हो जाएगा। x की जगह आप कितना पुट कर रहे हैं, 2, तो 2 पुट करेंगे, 2 - 3 इज -1, मीन्स द डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक MCQ नोट कर लें, इसके बाद हम फर्दर कुछ MCQs करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।